Hello, people. I welcome you all to the Mridhu Lakshmi classes who are come here to study about the PCM subject, that is Psychology for Managers. चैप्टर नंबर 2 की सीरीज अभी हमारी स्टार्ट ऑन है. हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग इन ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब कि इंडिविजुअल बिहेवियर, एक इंसान का बिहेवियर कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे उसके बिहेवियर के हिसाब से काम कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं. मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना कहाँ तक डिस्कस, पर्सनल फैक्टर्स तक, लर्न फैक्टर्स तक डिस्कस कर चुकी थी. इस वीडियो के अंदर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे. एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है उससे हमारे बिहेवियर के अंदर क्या चेंज आता है, दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अगर आप लड़ाई झगड़े वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है आपके हर चारों तरफ 24 घंटे, तो क्या होगा? आपका अभी इरिटेटिंग आपका बन जाएगा, बिहेवियर बन जाएगा. अगर आप कूल लोगों के अंदर रहते हैं, मतलब कि काम एनवायरनमेंट है आप लोगों का काफ़ी, तो आप भी काम रहेंगे. तो ये सब हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है. अगर आप काफ़ी ज़्यादा गंदे प्लेस में रहते हैं, मतलब कि अनक्लीन प्लेस में रहते हैं, तो आपके जो बिहेवियर होगा उसके अंदर भी थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम्स होंगी, इरिटेशंस होंगी. इसीलिए हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. और एक इंसान अपने एनवायरनमेंट से उठ के ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट तक आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चला सकता है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. किसके अंदर? एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर. क्योंकि मैंने बताया था आपको इंडिविजुअल बिहेवियर के 3 फंक्शंस होते हैं. इंडिविजुअल बिहेवियर मेनली 3 चीज़ों पर बना है: पर्सन कैसा है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, और वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है. पर्सनल फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, उसके टाइप्स भी डिस्कस कर लिए. अगर कि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तभी आपको आगे देखने का फ़ायदा है. अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है आपको ये वीडियो देखने का. तो चलते हैं. द नंबर 1 I am going to discuss, that is economic factors. After the second is socio-cultural factors, and third in the environmental factors is पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि हमारी कंट्री में कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल फैक्टर्स को लेकर. वो सब चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. उसके बाद आता है लीगल एनवायरनमेंट. आपकी कंट्री में कैसे लॉज बनाए जाते हैं, कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कितने लॉज फॉलो होते हैं, वो सब क्या है इसके अंदर जो होगा आपका डिस्कस हम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ. इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर क्या है? एक इंडिविजुअल का बिहेवियर अफेक्ट करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की. सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, वो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स है. चाहे डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, अफेक्ट ज़रूर करता है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट ज़रूर करता है. कुछ अपने तरीक़ों से करता है, डायरेक्ट नहीं करेगा, मतलब इनडायरेक्टली ज़्यादा करता है. कैसे? एम्प्लॉयमेंट लेवल से करता है. एम्प्लॉयमेंट लेवल, ई से एम्प्लॉयमेंट समझ लीजिएगा आप लोग. एम्प्लॉयमेंट लेवल का क्या मतलब है? अब यहाँ पर कहेंगे भाई बच्चे, द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विच आर अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी चल रही है, इंडिया में मनमोहन सिंह जी का टाइम है, तो नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं लोगों के लिए, तो लोग क्या करेंगे? एक जॉब से सेटिस्फाई नहीं होंगे, दूसरी जॉब पे चले जाएंगे, दूसरी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तीसरी जॉब पर चले जाएंगे. क्यों? सही कह रही ना. तो वो वहाँ पे मैनेजर अच्छा नहीं लगा, चलो जॉब चेंज कर ली. यहाँ के कलीग्स अच्छे नहीं है, चलो जॉब चेंज कर ली. यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ का जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारा ऑफिस अच्छा नहीं है, तो जॉब चेंज कर ली. हमें इस जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है यहाँ पर, मैं अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी सैलरी कम है, तो जॉब चेंज कर ली. बट अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर जॉब जो लेवल्स हैं वो कम होगा, आपकी इकोनॉमी सही नहीं चल रही होगी, आपकी इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा, तो आप सब लोग क्या करेंगे? तब आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा? जो जैसी भी जॉब मिल रही है, आप लोग क्या करेंगे? उस जॉब पर स्टिक रहने वाले हैं, टिके रहने हैं. फॉर एग्जांपल हम कोरोना का टाइम ले लेते हैं. हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी और फिलहाल भी नहीं चल रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं? जैसी मर्जी काम कर रहे हैं, चाहे उन्हें मजबूरी में काम करना पड़े, कहीं हम उनकी मॉनिटरी वैल्यू जो आ रही है, उन्हें मॉनिटरी सेटिस्फेक्शन तो मिल रही है ना, सो दे आर डूइंग द जॉब्स, है ना, अपनी जो जॉब्स है वो कर रहे हैं, ताकि उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन है या नहीं है. ऐसे एम्प्लॉयमेंट लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है. सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट इज अबाउट वेज रेट. या दैट इज अबाउट wages of a person, wages of your employments. द मेजर जो कंसिडरेशन है जिससे हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय टिका रहने वाला है, दैट इज ऑफ
वेजेस, वो किससे टिका रहने वाला है, वेजेस से टिका रहेगा। बट आप मान लीजिए कि अगर आप हमारी कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं, तो क्या होगा, तो लोग कम वेजेस में काम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और अगर हमारी कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी चल रही है, तो हम ज़्यादा वेजेस भी देंगे, तो भी जो वर्कर्स होंगे वो ज़्यादा नखरे दिखाने वाले हैं कि हमें ज़्यादा वेजेस चाहिए, हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हम वैसे काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट जो इसी के अंदर आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स ही अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जनरल इको एनवायरनमेंट, समझ तो नहीं आ रहा होगा आपको, आई थिंक, वेट गाइस वेट, जनरल, ये देखिए समझिएगा ज़रा, जनरल इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट मतलब कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। वैसे जो जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है ना, वो हमेशा उन लोगों के लिए माना जाता है जो गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं। देखिए, चाहे इकोनॉमी हमारी अच्छी चल रही है कंट्री की, या अच्छी नहीं चल रही है, जो गवर्नमेंट जॉब्स में उनका पैसा फिक्स है, आना ही आना है, चाहे गवर्नमेंट लोगों का पैसा मार के दे, किसी दूसरी कंट्री से लोन लेके दे, या फिर इनकम टैक्स जो उसने कलेक्ट किया उससे आप लोगों को पे कर दे, बट द गवर्नमेंट विल पे यू, राइट ना। चाहे एक हफ्ते बाद सैलरी आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बाद सैलरी आ जाएगी, लेकिन उनको आने वाली है सैलरी, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी, जैसे ही इकोनॉमी कंडीशंस डाउन हुई कंट्री की, लोगों ने क्या कर दिया, जो वर्कर्स लगे हुए थे उनको निकालना शुरू कर दिया, राइट। ये जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया। अ, तो ये प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर दिक्कत आती है, दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अफेक्ट हो सकती है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है कंट्री की, तो लोगों को आपको निकालना पड़ सकता है अपनी जॉब से। ऐसे कंट्री भी अफेक्ट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर भी अफेक्ट होगा, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों की कमी हो जाएगी, क्योंकि सेल्स कम हो जाएंगी, ये लोग पैसा खर्चना नहीं चाहेंगे। अगर अगर इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, तो इसलिए हमारी प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी, ज़्यादा सेल्स नहीं होगी, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो दैट ऑल डिपेंड्स अराउंड, ये सब कुछ चलता है, ठीक है। तो चलते हैं, एक और पॉइंट आता है जो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते बच्चे, बट इट इज़ टू सिंपल, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, देखिए कोई डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ। बट अगर आप सोचिए, क्या लेट करना है आप लोगों को, मेरे पास मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी की जो हूँ, मैनेजर हूँ, मेरे अंडर काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, राइट। सारे एफिशिएंटली ट्रेंड हैं, हर किसी को काम करते करते 10 साल हो गए हैं। अगर मैं उन्हें वेजेस अच्छी ना प्रोवाइड करूँ, सपोज अब मैं कहूँ कि भैया मैं तो तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी महीने के, और वो कहते हैं नहीं, वी वांट 20,000, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमें ट्रेंड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, हमें कहीं और जॉब मिल जाएगी। मैं काम करना तो करो, नहीं तो 10,000 रुपये दूंगी, 10,000 रुपये दूंगी। लोग क्या कर गए, छोड़ छोड़ कर जाने लग गए। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होने लगी, क्योंकि मैं नए बंदे लाऊंगी, उनको मोटिवेट करूंगी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी, वो प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा, कितना पैसा खर्च होगा। इससे अच्छा तो मैं पैसा उन्हीं को दे देती जो वर्कर्स ट्रेन थे, कम से कम अच्छी प्रोडक्शन तो कर देते। इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है यहाँ पर, उस हम इंसान की बात करें कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, वो आज के टाइम के हिसाब से बदलता जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, दैट इज सोशो कल्चरल फैक्टर्स। जो सोसाइटी से, नाम में है इसके सोशल मतलब सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर्स का, जो हमारे कल्चर से, हमारी वैल्यूज से, हमारी जो बेसिक नीड होती है उससे बिलोंग करते हैं, वो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम। ये कौन से फैक्टर्स होते हैं, सोशल एनवायरनमेंट हमारा कैसे डिसाइड होता है, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, अपने फ्रेंड्स को कैसे हैंडल करते हैं, अपने कलीग्स को, सुपरवाइजर्स को, सबॉर्डिनेट्स को, इन सब के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो हमारा डिपेंड करता है सोशल कल्चरल फैक्टर्स के साथ। अगर आपके रिलीजियस मैटर्स अच्छे हैं, कल्चरल बिलोंगिंग्स आपकी अच्छी हैं, कल्चरल बैकग्राउंड अच्छा है, आपकी वैल्यूज़ एंड बिलीव्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, आप कम एज में मेच्योर हो चुके हैं, तो क्या हो सकता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल माना जाता है, रादर देन कि एक उड़ा हुआ बंदा है, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, फिर उसे मोटिवेशन करा जा रहा है, काम करो काम करो, वो अपने वर्क को लेकर सीरियस नहीं है। उस कंपैरिजन के अंदर जब हमारे कल्चरल फैक्टर्स अच्छे होते हैं, मतलब वी आर अ मेच्योर पीपल, हमारी वैल्यूज़ एंड बिलीव्स अच्छे होते हैं, हमारे रूल्स रेगुलेशंस अच्छे रहते हैं, हमारे बिजनेस एथिक्स अच्छे रहते हैं, तो उससे हमारा बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चली जाती है, और उसकी जो
पकड़ है मार्केट में, कम उसके कंपटीटर्स से स्ट्रोंग हो जाती है, राइट। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री अफेक्ट ज़रूर करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल, अगर इंस्टेबिलिटी रहती है आपकी कंट्री में, तो हमारा जो चिड़चिड़ा सा बिहेवियर रहेगा, तंग रहेंगे, कभी भी सरकार यार कभी कुछ भी कर देती है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी अफगानिस्तान था ना, अभी पीछे अफगानिस्तान में इतने रोले पड़े थे कि वहाँ की जो मेन ऑफिसर्स हैं, मेन मिनिस्टर्स हैं, वही जो है छोड़कर चले जा रहे हैं। तो जो उनकी पॉपुलेशन है उसका क्या होगा, लोग कैसे फ्लाइट्स पर लटक रहे थे, कई पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर गए थे। वहाँ पे इंस्टेबिलिटी बढ़ गई थी, लोगों के बिहेवियर के अंदर एक डर पैदा हो गया था। वहाँ पर लोग काम नहीं करना चाह रहे थे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे। लेकिन अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में ज़्यादा फ़ायदा दे रही है, वहाँ पर जॉब करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस का डायरेक्टली बेनिफिट होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो फैक्टर करती हैं, मैटर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल फैक्टर्स के कॉन्टैक्ट में। अब बात करते हैं हम लोग लीगल एनवायरनमेंट की। लीगल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू लॉज, रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ऑल दोज लीगल सिस्टम, रूल्स एंड लॉज फॉर्मलाइज्ड है, रिटन है। हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हम किसी को गोली नहीं मार सकते गुस्सा आ जाए तो, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी, दैट इज़ आवर लीगल एनवायरनमेंट। हमें अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखना है ना। बोथ रूल्स एंड लॉज जो है स्ट्रिक्टली एनफोर्स किए गए हैं लीगल सिस्टम के द्वारा, बट दीज आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड इन इंडिया एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश कंट्रीज। आई एम राइट, आई थिंक सो। क्यों? लाइक मर्डर, एक कभी एग्जांपल दिया मैंने आपको, मर्डर एक क्राइम है, इलीगल है, पनिशेबल लो है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजर ने आपको डांट दिया, आप जाकर उसका मर्डर कर दें। सो दैट्स नॉट द, ये आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है कि कितना गुस्सा है आपके अंदर, कि आपको कोई कुछ कह रहा है और उसके पीछे ही पड़ गए हैं हाथ धो के। तो दैट ये कुछ लीगल एनवायरनमेंट ने रूल्स बताए हैं कि कुछ आपने अगर ऐसा करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसे अपने ध्यान में रखते हुए करना है, ऐसे ही किसी की तरह पीछे नहीं पड़ जाना है। बस इस रूल्स को फॉलो करना है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट तक ना आए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब ना हो। दैट्स इट इन द लीगल एनवायरनमेंट। एंड लीगल एनवायरनमेंट इज़ नॉट मच एज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वी मस्ट फॉलो दैम। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी मस्ट बी द प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ अबाउट थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोवाइड नहीं कर रही है, ये सब हम पढ़ेंगे। आपको बताया था ना इंडिविजुअल बिहेवियर का थर्ड फंक्शन क्या है, किस पर बेस्ड है, ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड है। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स तो पढ़ने कंपलसरी हो गए। इसका मतलब फिजिकल फैसिलिटीज, कंपनी हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है वर्क प्लेस में। अच्छी कुर्सियां हैं, अच्छे सोफे हैं, आपके क्लीनिनेस है, लाइट वगैरह सब ठीक है, प्रॉपर टॉयलेट्स आपको दिए जा रहे हैं, ऑफिस फर्निशिंग कैसी है, नंबर ऑफ पीपल कितने, एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है वहाँ पर। ये सब फिजिकल फैसिलिटीज़ डिपेंड करती हैं। और अगर ये अच्छी नहीं होंगी तो लोग आपकी जॉब जो है छोड़ छोड़ कर जाने लगे, एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा, टर्नओवर बढ़ जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा सकती है। क्योंकि आपके पास लोग ही नहीं होंगे काम करने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन रन कैसे करेगी। और ऑर्गेनाइजेशन का मेन क्या होता है, एसेट क्या होता है, ह्यूमंस आर द, ह्यूमन की जो पावर है वो मेन एसेट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी तरह चलते हैं हम सेकंड पार्ट पर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर है, आइदर डिविजनल स्ट्रक्चर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर है। लोग किस में ज़्यादा सुटेबल हैं, कैसा ज़्यादा काम करना चाहते हैं, वेल फर्निश्ड है, वेल डेवलप्ड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन या नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं लोगों के, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करते हैं, वहाँ आकर काम करना चाहते हैं, आपकी लेवल्स ऑफ और डिफरेंट लेवल्स में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। ये सब लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लोगों का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके ऑफिस का, तो लोग वहाँ आने के लिए अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो उनकी जो भीड़ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मुझे भी यहाँ पर ऑफिस चाहिए, मुझे भी यहाँ पर अपना बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है। सो दैट ऑल इंक्लूड्स इन डिविजनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन के अंदर। आफ्टर दैट लीडरशिप, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे संभाला जाता है, ये सब आएगा इसके अंदर, है ना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे संभाला जाता है,
The system of leadership is established by the management, top level management, to provide direction, जैसे provide हो, एक assistance बना रहे हमारे organization के अंदर, एडवाइस दे सके लोगों को, हम कोचिंग हो इंडिविजुअल्स की, ये सारी चीज़ें हम चलेंगे। आई होप सो क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन आप सब लोगों को, कि जो मैनेजमेंट है वो लीडरशिप का, सॉरी, वो जो मैनेजमेंट है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या करती है, परफॉर्म करती है, ताकि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो वेल मेंटेन चलती रहे बिना किसी रुकावट के। आफ्टर दैट देयर इज़ अ रिवॉर्ड सिस्टम। सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा हो, टीचर स्कूल में जिस बच्चे को एक टॉफ़ी देती है वो मोटिवेट हो जाता है और ज़्यादा अच्छे से काम करने लगता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड सिस्टम है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हर किसी को स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं होंगे, दिल से काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं जा सकती। रिवॉर्ड सिस्टम होते रहना चाहिए, प्रेस करने चाहिए लोगों को, उन्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर निकालने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो एक रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर आनी चाहिए। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स देने चाहिए उन्हें, राइट, उन्हें प्रमोशन कर देनी चाहिए, उन लोगों की ट्रांसफ़र हो सकती हैं, कंपनसेशन देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, ये सब आता है रिवॉर्ड सिस्टम में। अगर रिवॉर्ड सिस्टम है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो माने जाते हैं खुश रहते हैं और उनकी टर्नओवर कम हो जाती है, इसीलिए रिवॉर्ड सिस्टम मस्ट बी एप्लीकेबल एवरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे किसकी, आ, अभी नहीं, इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मॉडल्स ऑफ मैन डिस्कस करेंगे। मॉडल्स ऑफ मैन मतलब इंडिविजुअल बिहेवियर, एक इंसान किस किस तरीके से बात कर सकता है, कैसे कैसे किस किस नज़रिए से हमें उसे देखना है, उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द next video of the individual behavior with the models of individual behavior. See you, meet you in the next video.